हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर जो बहुत ही कॉमन इश्यूज को लेकर हो सकते हैं। बाय द वे, एंजॉइंग लॉकडाउन का पीरियड मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मैं एंजॉय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ आप अपने आप को रिकलेक्ट कर सकते हैं। बट इसी लॉकडाउन पीरियड को लेकर, कोविड को लेकर एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता होगा। ये कोविड-19 और इंडियन इकोनॉमी, क्या इफेक्ट होगा? क्या कोविड-19 से इंडियन इकोनॉमी डिप्रेस्ड हो रही है? क्या कोविड-19 से इंडियन इकोनॉमी धीमे धीमे खत्म हो रही है? कल ही देखा गया कि मूडी सर्वे ने बताया है कि इस साल की जीडीपी ग्रोथ रेट 0% रहेगा। दैट मीन्स जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोविड का एक बहुत ही इफेक्ट हम लोग इंडियन इकोनॉमी पे देख रहे हैं। तो मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कोविड-19 का इंडियन इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई इफेक्ट पड़ रहा है। इस इफेक्ट और इम्पैक्ट को देखने के लिए हम लोग एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं एंड दैट इज नोन एज कोरिलेशन। कोरिलेशन, चलिए हम कोरिलेशन के बारे में बात करते हैं। कोरिलेशन इज अ टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच इज यूज्ड इन रिसर्च प्रिमिनरली, जहां पर हम लोग रिसर्च की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी टेस्ट को देखने के लिए कोरिलेशन को यूज करते हैं। कोरिलेशन इज अ वेरी गुड टेस्ट, इज अ वेरी गुड टेक्निक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आने वाली चीज, जिससे हम लोग किसी रिजल्ट से पहुंच सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए हम इसी बारे में और थोड़ी सी बातें करते हैं और थोड़ा और आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम दो तरीके से देखते हैं। एक देखते हैं क्वांटिटेटिव बेसिस पर एंड नेक्स्ट वन इज अ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, कुछ चीजें हम लोग क्वांटिटेटिव बेसिस पे देखते हैं और कुछ चीजें हम लोग क्वालिटेटिव बेसिस पे देखते हैं। जो भी चीजें क्वांटिटेटिव बेसिस पे देखी जाती है हम उसे वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ऑन द अदर हैंड, दोज थिंग्स which can be expressed in terms of quality is known as attributes. So here we discuss about the quantitative measurement, that is the variables. कि उन वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है, हम इसको लेकर बात बहुत सारी अगर करें तो हम लोग देखते हैं कि कोरिलेशन हम लोग कर क्यों करते हैं। एनालिसिस एक वर्ड और जुड़ा हुआ है जो कोरिलेशन के संग दिख रहा है, और एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स में दो तरह का होता है। वन इज अ यूनिवेट एनालिसिस एंड अदर इज अ बाइवरेट एनालिसिस। What is univariate analysis and what is bivariate analysis? Univariate, हम केवल इंडिविजुअल को देखें कि what is कोविड-19, कोविड-19 के पेशेंट मार्च में कितने थे, अप्रैल में कितने थे, मई में कितने थे, जून में कितने होंगे। बाइवरेट एनालिसिस, फिफ्थ में इंडियन इकोनॉमी क्या थी जब इंडियन कोविड के पेशेंट्स कुछ लिमिटेड थे, मार्च में ज़्यादा बढ़े, अप्रैल में और ज़्यादा बढ़ गए, मई में और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। अगर हम इस तरह की एनालिसिस को लेकर बात करें, लाइक प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, हाइट ऑफ अ फादर एंड हाइट ऑफ अ सन, ये ऐसा कोई भी एनालिसिस। दैट्स व्हाई कोरिलेशन इज एक्सक्लूसिवली अ बाइवरेट एनालिसिस। अगर हम लोग बाइवरेट एनालिसिस को लेकर बातें कर रहे हैं तो कोरिलेशन इज अ वेरी गुड मेजरमेंट टू एनालाइज। बात अगर वेरिएबल्स को लेकर ही की जा रही है तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। Variables x and y, these are the two variables, suppose that x and y, and the both variables are independent nature. This is a very important quality of correlation. That means both the variables x and y are independent nature. That means किसी पे हम किसी चीज की डिपेंडेंसी को नहीं देखेंगे, हम ये देखते हैं कि ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है, मगर इनके बीच में अगर हम लोग कोई कैजुअल कनेक्शंस देखें कि कोई कैजुअल कनेक्शन इनके बीच में है या नहीं, तो दैट इज नोन एज कोरिलेशन। डब्ल्यू.आई. किंग ने भी हम लोग को यही बताया है, द कैजुअल कनेक्शनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज नोन एज कोरिलेशन। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है
जहाँ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स को लगा के हम लोग रिसर्च की टेक्निक को फाइंड कर सकते हैं। रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये एक रिलायबल फोरकास्टिंग कराता है, फोरकास्टिंग पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा है। फोरकास्ट कर सकते हैं हम लोग, एक्स के बेसिस पर वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कोरिलेशन से कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर एनालिसिस पर्पस एंड टू मेक find out the relationship between the two independent variables. As far as the types concerned, there are the various types of correlation. हम लोग अगर टाइप्स को लेकर बात करते हैं तो बहुत तरह के टाइप्स की बातें कर सकते हैं, और वो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ये चेक कर सकते हैं कि हमारा कोरिलेशन कैसा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो तरह का कोरिलेशन होता है, वन इज अ पॉजिटिव एंड अदर इज अ नेगेटिव। क्या दो रिलेशनशिप के, क्या दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है? अगर वो पॉजिटिव है, एक दूसरे पे कोई चीजें डिपेंड कर रही है, तो दैट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो दैट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है जहां पर हम लोग इसको देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अगर हम लोग और बातें करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ चेंजेस। अगर हम रेशियो ऑफ चेंज के बेसिस पर बात करें तो हमारा कोरिलेशन कैसा हो सकता है? बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ चेंजेस की बात करें तो हमारा दो तरह का रिलेशनशिप होता है, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। ये भी एक टाइप देखा गया है जहां पर हम लोग कोरिलेशन को लेकर बातें करते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो एक और बेसिस है जिस पे हम लोग अपने कोरिलेशन को वेरिएट कर सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल। दैट मींस हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द वेरिएबल। यहाँ हम लोग नंबर को देखेंगे, वेरिएबल्स हैं कितने। अब ये सिंपल भी हो सकता है जहां दो वेरिएबल्स को लेकर बातें हो रही है, ये मल्टीपल भी हो सकता है, पार्शियल भी कहते हैं इसे, पार्शियल भी कहते हैं इसे, जहां पर कुछ ज्यादा वेरिएबल्स हो और उनके बीच में रिलेशनशिप को हम लोग आइडेंटिफाई करें। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कोरिलेशन। बात अगर मेथड्स को लेकर की जा रही है, हाउ मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट कोरिलेशन, हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड सिर्फ ग्राफ बनाएगा और कोरिलेशन को देखने की कोशिश करेगा। दूसरा मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड। ये बहुत अच्छा मेथड है। स्कैटर मेथड से हम लोग एक विजुअल एप्लीकेशंस तो देख ही सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, साथ साथ में डिग्रीज को भी देखते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे ये हमारा कोरिलेशन है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री लाइन बना रहा है तो हम इसे कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। बोल दे रहा हूँ, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर यही वेरिएबल कुछ ऐसा हो तो हम कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर ये ऐसा ना होकर कुछ ऐसा है तो हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, मगर परफेक्शन नहीं होता। अगर ये कुछ ऐसा है तो हम इसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, मगर परफेक्शन। अगर कुछ ऐसा है तो हम इसे कहते हैं लैक ऑफ कोरिलेशन। तो ये डिग्रीज को भी शो करता है। स्कैटर डायग्राम मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है जहां पर हम लोग बहुत आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं कि कोरिलेशन की हमारी डिग्रीज कितनी है। और भी हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनसे कोरिलेशन को फाइंड किया जा सकता है, दैट इज कोरिलेशन टेबल मेथड। बहुत यूजफुल नहीं है, बहुत यूज में आने वाला मेथड नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बातें हम इसकी नहीं करेंगे। मगर एक मेथड बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत ही अच्छा मेथड है, मैथमेटिकल मेजरमेंट है जिसके बेसिस पर हम लोग कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड भी एक अच्छा मेथड है जिससे कोरिलेशन को फाइंड किया जा सकता है, दैट इज आल्सो अ गुड वन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। अगर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड की बात करें तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ क्वालिटेटिव मेजरमेंट। जब आपको क्वालिटेटिव मेजरमेंट दे दिया जाए और उसको क्वांटिटेटिव वे में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को रैंकिंग कर देते हैं और उन रैंकिंग के बेसिस पर हम लोग स्पीयरमैन कोरिलेशन निकालते हैं। और बहुत अच्छी एनालिसिस है जहां पर हम लोग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन से क्वालिटेटिव मेजरमेंट कर लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट वन लीस्ट स्क्वायर मेथड।
ये लीस्ट स्क्वायर है, एक हम लोग फिट करेंगे फॉर्मूला और लीस्ट स्क्वायर मेथड से कोरिलेशन निकालेंगे. आउट ऑफ द 7 द मोस्ट useful, most used, widely used method is Karl Pearson's coefficient of correlation. सबसे ज़्यादा यही आता है. Karl Pearson's coefficient of correlation की एक खास बात ये है कि इसका जो वेरिएबल है वो -1 से +1, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, +1 से -1 के बीच में इसकी लिमिट्स होती है, -1 से +1 के बीच में होगी. मैं इसको फिर से ठीक कर देता हूँ. -1 से +1 के बीच में इसकी लिमिट्स होती हैं. The limits of the Karl Pearson's coefficient of correlation is lies between -1 to +1. This is a very important question asked in a various examination. बात अगर कार्ल पियर्सन की इंपॉर्टेंस को लेकर आ रही है, कार्ल पियर्सन अगर इतना ही इंपॉर्टेंट, तो नेचुरली हमें इसको और डिस्क्रिप्टिवली जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम लोग कैसे निकालते हैं. अगर बात कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं. एक है डायरेक्ट मेथड और एक है शॉर्टकट मेथड. डायरेक्ट मेथड हम लोग निकालेंगे सिग्मा dx dy अपॉन √ सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy. ये एक बहुत ही अच्छा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, d²x t²y. और एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी है. शॉर्टकट मेथड को अगर हम लोग फाइंड करने की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n होल अपॉन √ फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा d²x माइनस सिग्मा dx अपॉन n होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सिग्मा d²y माइनस सिग्मा dy² अपॉन n. आई थिंक देखने में कहते हैं ना, देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर. दैट इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू शॉर्टकट मेथड. देखने में तो एक छोटा फॉर्मूला है, देखने में नाम तो छोटा है मगर है बहुत बड़ा फॉर्मूला. खैर ये तो मजाक की बातें हैं. अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से ये यूज़ किया जाता है. मैं बात करने जा रहा हूँ ये दोनों ही मेथड्स को लेकर, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड. इससे हम लोग बहुत आसानी से कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं. बात कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को लेकर ही हो रही है, तो नेचुरली सपोज हमारे पास r की कोई वैल्यू आ गई. सपोज r की वैल्यू हमारे पास कोई आ गई. अब ये r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि खाली r आ जाना कुछ गवाही नहीं देता है, कुछ अपने आप को बताता नहीं है. तो उसकी डिग्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और वो डिग्रीज कौन सी होंगी, कैसी कैसी होंगी. सपोज इफ द आंसर इज +1, कंप्लीटली +1, तो हम इसे क्या कहेंगे, परफेक्ट कोरिलेशन. परफेक्ट. अगर ये नेगेटिव में होगी तो नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे. इसकी कुछ लिमिट्स भी हैं, जैसे 0.9 टू 0.99. इधर हो जाएगा नेगेटिव में 0.99 टू -0.9. इधर हो जाएगा 0.75 0.9. इधर हो जाएगा 0.9 टू -0.75. इधर हो जाएगा 0.25 टू 0.75. इधर हो जाएगा 0.75 टू 0.25. इधर हो जाएगा 0.25. इधर हो जाएगा 0.25 0 and 0 0. What this degree suggests, that is a perfect correlation. मगर ये क्या है, ये परफेक्ट नहीं है, ये वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन. पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, नेगेटिव में है तो नेगेटिव बोल दिया जाएगा. जैसे वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, वेरी हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन. दैट मीन्स उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हाई डिग्री, इसके बाद बात करें तो मॉडरेट डिग्री, इसके बाद बात करें तो लो डिग्री, एंड लेस लास्ट वाला नो कोरिलेशन. अगर आंसर आपके 0 आ जाते हैं तो हम इसे कहेंगे भाई दोनों ही वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. तो दैट्स व्हाई दीज आर द डिग्रीज ऑन द बेसिस वी कैन टेल दैट द पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैड दीज टाइप ऑफ रिलेशनशिप. तो बहुत आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं और बहुत आसानी से हम लोग कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. बट देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अनदर प्रॉब्लम. एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है एरर्स. एरर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. कहते हैं कि बिना कोई भी कंसेप्ट में कुछ ना कुछ एरर्स जरूर होती है, शायद जिसे हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं. विदाउट एरर्स कभी कोई भी चीजें नहीं होती, और एनरली अनइंटेंशनली होती है, ये भी हम जानते हैं. दैट्स व्हाई ये जो रिजल्ट हमें बता रहा है, सपोज
मैंने दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकाला और प्लस 0.80 आ गया और मैंने कहा भाई हाई डिग्री कोरिलेशनशिप, तो क्या कोई एरर नहीं होगी? तो हम कैसे इस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें, इंटरप्रिटेशन कैसे करें? इंटरप्रिटेशन के लिए पहला स्टेप तो यही है कि आप आर फाइंड करो, फाइंड आर को फाइंड करिए। स्टेप 2 आप प्रोबेबल एरर फाइंड करोगे। अब ये प्रोबेबल एरर क्या चीज है? प्रोबेबल एरर शोज द लिमिट्स ऑफ द आर बिलो एंड अबव, दैट इज अ प्रोबेबल एरर। इसका एक फॉर्मूला है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। इससे हम लोग बहुत आसानी से प्रोबेबल एरर फाइंड कर लेते हैं। एंड द थर्ड स्टेप इज इफ आर इज ग्रेटर देन 6 PE आ जाए उसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, और तब भी अगर R ग्रेटर होता है 6 PE से, तो हम कहते हैं रिजल्ट हमारा सिग्निफिकेंट है। भाई रिजल्ट जो हमने पहले फाइंड किया था R कि वो परफेक्ट कोरिलेशन है, तो हाँ वही होगा। नहीं तो कुछ और थ्योरी, कुछ और कैलकुलेशंस हमारे सामने आ जाते हैं। बहुत सारी डिस्क्रिप्टिव बातों से ये हमारा कोरिलेशन समझ में आ जाता है और बहुत आसानी से हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जो स्पियर्समैन कोरिलेशन उसका फॉर्मूला भी ज़रूर बताना चाहूँगा। उसका RS फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ये ज़रूर नोट कर लिया जाए, बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। स्पियरमैन RS में बोल रहा हूँ, RS मीन्स स्पियर्समैन। रिग्रेशन होगा, सॉरी कोरिलेशन होगा स्पियरमैन का 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ये एग्जामिनेशन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। अब ये सब बातें तो रही थियोरेटिकल, बुकिश, मगर बुकिश के संग हमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही किसी कंसेप्ट को क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस हमें इस कोरिलेशन को समझना होगा, इसका एप्लीकेशन देखना होगा, और जब तक हम लोग अच्छा एप्लीकेशन नहीं देखेंगे हम कभी भी किसी भी कंसेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। अब समझने के लिए नेचुरली हमें यहाँ पर दो वेरिएबल लेने होंगे, एक्स और वाई, दो वेरिएबल। अब हम एक्स और वाई वेरिएबल क्या है, चलिए हम कुछ ऐसा टॉपिक लेते हैं जो बड़ा कॉमन नेचर का हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइट ली, हाइट ऑफ फादर, पिताजी की उम्र है भैया, एंड हाइट ऑफ सन, ये उनके बेटों की हाइट। अब इनकी कौन कौन है, किस किस की हाइट है। एक काम करते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर, मेरे पास कुछ डिटेल्स भी हैं और मैं उनके डिटेल्स यूज कर लेता हूँ। मैंने सबसे पहले लिया अमिताभ बच्चन, ये मैंने गूगल से ले लिया है। इनकी हाइट जो है वो है 1.83 मीटर्स, अमिताभ बच्चन जी। इसके बाद मैंने एक और नाम लिया है राकेश रोशन, राकेश रोशन, इनकी हाइट जो है वो है 1.75 मीटर्स। इसके बाद मैं लेता हूँ राजीव गांधी, एक और मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे देश के नेता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, राजीव गांधी, इनकी हाइट भी ली 1.78 मीटर। इसके बाद मैंने सुनील गावस्कर जी की हाइट ली, ये हमारे बहुत ही चमकदार सितारे रहे हैं, बहुत बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं, उनकी हाइट भी ले ली है 1.65 मीटर्स। इनके बेटे अमिताभ बच्चन यानी अभिषेक बच्चन, मैं अभी लिख देता हूँ खाली, राकेश रोशन, ऋतिक रोशन, राजीव गांधी के लिए अपने राहुल गांधी, ये तो सभी के फेवरेट है भाई, सुनील गावस्कर, रोहन गावस्कर इनके बेटे हैं, शायद कुछ लोग ना जानते हो, रोहन गावस्कर इनके बेटे हैं। इनकी हाइट भी ले लेता हूँ, इनकी हाइट है 1.86 मीटर, 1.80 मीटर्स, 1.71 मीटर्स एंड 1.63 मीटर। ये मैंने गूगल से डेटा लिया, तो हमारे पास एक्स मिल गया, हमारे पास वाई मिल गया। ओ वेरी गुड। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सबसे पहले काम करेंगे, हम इसका सिग्मा करते हैं, सिग्मा एक्स करते हैं। सिग्मा एक्स करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है 7.01। ऐसे ही आप सिग्मा वाई कर लीजिए, इसके पास आपका आंसर आ जाएगा 7 आ रहा है, 7। अब एक काम करते हैं, हम लोग बार एक्स निकालते हैं। बार एक्स मीन्स दैट मीन्स द सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट मीन्स 7.01 अपॉन 1 2 3 4, और हमारे पास आंसर आता है 1.75। ऐसे ही हम लोग y का भी निकाल देते हैं, यानी कि 7 डिवाइड बाय 4 दैट इज 1.75 अप्रोक्सीमेटली ये भी आ जाएगा। अब इस
बार एक्स यानी मीन से जो भी एक्स और वाई के आए हम लोग डी एक्स निकालेंगे। वेरी गुड, डी एक्स निकालने के हमारे पास डी एक्स जो आ रहे हैं वो है 0.08, 0 आएगा ये तो 0.03 एंड नेगेटिव में आ रहा है 0.1। डी स्क्वायर एक्स कर लेते हैं हम लोग इसका और हमारे पास आंसर आ जाएंगे 0.0064, 0.0009 एंड देन 0.01। ये हमने बहुत आसानी से डी एक्स डी स्क्वायर एक्स कर लिए। ऐसे ही हम लोग डी वाई और डी स्क्वायर वाई भी कर सकते हैं। डी वाई अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 0.11 आ रहा है, ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है। 0.05, 0.04, 0.12, डी स्क्वायर बाय 0.0121, 0.001, 0.0016, 0.014। अब एक हम लोग और काम करेंगे डी एक्स डी वाई भी और करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में हमें इसकी नीड है और हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। ये शायद 0.08088 है। नेक्स्ट वन 0 जो कि 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा 0.0012 एंड देन 0.01। ये हमारा आंसर। एक काम करते हैं तो सिग्मा कर लेते हैं, इनका सिग्मा कर लेते हैं और इनका सिग्मा करके हमारे पास आंसर आ रहा है 0.02। साथ ही साथ हमको कुछ और चीज़ें भी चाहिए, डी स्क्वायर एक्स चाहिए, डी स्क्वायर वाई चाहिए। डी स्क्वायर एक्स का हम सिग्मा कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0173 और डी स्क्वायर वाई का कितना आ रहा है 0.029। अरे बहुत सारी वर्किंग हो गई। अब हम लोग ने इतना काम कर ही लिया, अब हमको सिर्फ इसको एक फॉर्मूले में रखना है, आर के फॉर्मूले में रखना है एंड द फॉर्मूला इज डायरेक्ट मेथड का सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई। ये रहा सिग्मा डी एक्स डी वाई, देखिए यहाँ से दिया है अपॉन अंडर सिग्मा टी स्क्वायर एक्स दिस इज 1, ये हम ले लेंगे यहाँ पर 0.0173 इंटू 0.0291। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से ले लिया है डी स्क्वायर बाय और हमने इसे कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1। ओहो वेरी गुड, 1। दैट मीन्स परफेक्ट कोरिलेशन। मैंने कहा था अगर 1 आंसर आ जाए तो परफेक्ट कोरिलेशन, मगर हमें प्रोबेबल एरर फाइंड कर लेनी चाहिए और तभी हम किसी रिजल्ट को सही कह पाएंगे, सही ठहर पाएंगे। तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या था 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, यही था 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर कितना 1 स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 1 एन, मेरे पास 4 है 0.6745 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 0 आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी मैम 0.6745 अपॉन 4 का स्क्वायर। नेचुरली इसको फाइंड करेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r कंपैरेटिवली बहुत ही बड़ा होगा और ऐसी सिचुएशन में हमारा r 6p से बड़े होने की वजह से हम कह सकते हैं कि रिजल्ट हमारा सिग्निफिकेंट है। दैट मीन्स फादर की हाइट और सन की हाइट में एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है और इससे ये प्रूफ होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच पे हम किसी भी तरीके से एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप खोज सकते हैं। आई थिंक ये पूरा कंसेप्ट कोरिलेशन का ब्रीफ में इस छोटे से वीडियो में आपको ज़रूर क्लियर होगा। होप यू एंजॉय द वीडियो, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।